लवली लिसनर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं अगली वीडियो में 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तो आज मैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे उसमें वो हैं पॉइंट्स: हर्षवर्धन का जीवन एवं वंश, हर्षवर्धन की प्रमुख विजय एवं शासन प्रबंध, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था, कला, कलम एवं तलवार का धनी तथा दानी सम्राट, हेनसांग का विवरण। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के महान शासक थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद समस्त भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ये छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से हुए हूणों के आक्रमण। पुष्यभूति ने थानेश्वर में पुष्यभूति नामक वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है: नरवर्धन, राज्यवर्धन तथा आदित्यवर्धन, जिनका शासनकाल रहा है 505 से 580 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के कवि बाण भट्ट की रचना तथा बांसखेड़ा के मधुबन के तामपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम ज़रूर ध्यान देंगे कि जो बांसखेड़ा और जो बाण भट्ट की रचना है, तो उनके तामपत्र अभिलेखों से हमें नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन के समय काल का हमें यहाँ से जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इन तीनों शासकों ने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया। ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट है बात कि इन्होंने कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किए। ये किसी न किसी के अधीन होकर इन्होंने अपने राज्य को संभाला। इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन का समय काल जो रहा था वो 580 से 605 ईस्वी तक रहा। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम शासक था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम शासक कौन रहा? वो है प्रभाकर वर्धन। उसने महाराजा अधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। उसने 1580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर इसका समय काल भी आपको याद रखना है। उसने अपने शासन काल में अनेक युद्धों में भाग लिया। सिंधु देश के लिए ज्वर बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हूण थे, हूणों के लिए उसने शेर शब्द का प्रयोग किया और सिंधु देश के लिए ज्वर बताया है। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी: राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। तो 6 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र थानेश्वर, राज्यवर्धन जो है, थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसने भी महाराजा अधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। वह भी अपने पिता की भांति वीर और साहसी था। उसे अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में ही एक संकट का सामना करना पड़ा। उसे दूतों द्वारा यह दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त, गौड़ प्रदेश के राजा शशांक तथा वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने संयुक्त रूप से उसके बहनोई कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मोखरी के साथ युद्ध करके हत्या कर दी थी। उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर राज्यवर्धन अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह तुरंत ही 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उसके साथ जाने का आग्रह किया, किंतु राज्यवर्धन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है। राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया, परंतु गौड़ प्रदेश के शासक शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। आगे देखते हैं जन्म।
हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को थानेश्वर के विशाल साम्राज्य में हुआ। हर्षवर्धन के जन्म के बाद कई दिनों तक समस्त राज्य में उत्सव मनाया गया। माता पिता हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती देवी, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन की अपनी माता की भांति सहनशील, पिता की भांति साहसी और प्रतापी राजा था। भाई एवं बहन भाई एवं बहन हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, बड़ी जो बहन थी उनका नाम था राजश्री। हर्षवर्धन सबसे छोटे थे। हर्षवर्धन अपने भाई का बहुत आदर करता था तथा अपनी बहन से अथाह प्रेम करते थे। शिक्षा हर्षवर्धन बहुत ही विद्वान एवं बुद्धिमान थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हर्षवर्धन की शिक्षा दीक्षा का उचित ढंग से प्रबंध किया था। शास्त्र अभ्यास व युद्ध अभ्यास हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता यशोमती के भतीजे भंडी के साथ बीता। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो भतीजा था यशोमती, जो कि उनकी माता थी, उनके भतीजे का नाम था भंडी। उन्हीं के साथ हर्षवर्धन का जीवन क्या हुआ था, बीता था। लगातार शास्त्राभ्यास, शास्त्रों की शिक्षा लेना, युद्ध का अभ्यास करना, वो एक श्रेष्ठ घुड़सवार योद्धा बने। हर्ष के दरबारी कवि, आप यहाँ याद करने की बात है कि बाण भट्ट जो थे वो कहाँ के थे, हर्ष के दरबारी कवि थे, जिनकी रचना थी हर्षचरित्र। उससे यह जानकारी मिलती है कि जब हर्षवर्धन प्रतिदिन युद्ध अभ्यास करते थे तो शास्त्रों के निशानों से उनके हाथ काले पड़ जाते थे। आप यहाँ देखेंगे कि क्या आप जानते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर, जिसको स्थानेश्वर आप यहाँ देख सकते हो। थानेश्वर राज्य में राज्य अभिषेक 606 ईस्वी से 647 ईस्वी बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत मात्र 16 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री भंडी जैसो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यशोमती जो उनकी माता थी, उनका भतीजा था, उनके परामर्श से हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ, 606 ईस्वी में थानेश्वर में किया गया। कन्नौज की प्राप्ति जी की भी मृत्यु कर दी थी। उस समय हर्षवर्धन को पता चला कि राजश्री कारगार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध सन्यासी थे, ये इम्पोर्टेंट है, दिवाकर नामक के बौद्ध सन्यासी, जिनकी सहायता से अपनी बहन को खोज निकाला। उस समय वह सती होने जा रही थी। हर्षवर्धन अपनी बहन को सकुशल देखकर प्रसन्न हो गई। जब हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ कन्नौज पहुँचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजश्री के आग्रह पर हर्ष ने थानेसर को कन्नौज में मिलाकर अपनी राजधानी को घोषित कर दिया। थानेश्वर तथा कन्नौज के मिलने से हर्षवर्धन की ताकत दोगुनी हो गई। इस प्रकार अपनी आरंभिक समस्याओं पर काबू पाते ही हर्ष ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। हर्ष की जो प्रमुख विजय थी वो इस प्रकार हैं। हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा व सेनापति थे। उनकी प्रमुख विजय व साम्राज्य विस्तार इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने गोड़ प्रदेश को विजय किया। गोड़ जो कि बंगाल में स्थित है, तो बंगाल का शासक शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। वह शैव मत को मानता था, वह बौद्ध मत का घोर विरोधी था। उसने पवित्र गया का बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया। शुरू में हर्ष ने भंडी को सेना के साथ गोड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु भंडी और सेना उसका पूरी तरह दमन नहीं कर सके। बाद में हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि कर ली तथा इन दोनों ने मिलकर शशांक को बुरी तरह से पराजित किया। अंत में शशांक को युद्ध छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। कहने की बात यह कि शशांक की मृत्यु नहीं हुई थी, वो सिर्फ वहाँ से छोड़कर जगह भाग गया था। 5 प्रदेशों की विजय। हिंसांग के अनुसार हर्ष ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों 606 से 612 ईस्वी तक
5 प्रदेशों के शासकों से निरंतर युद्ध किए। इन युद्धों के अंत में हर्ष की ही विजय हुई और हर्ष ने इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन विजयों से हर्ष की प्रतिष्ठा व कीर्ति बढ़ गई थी। अगली विजय है वल्लभी की विजय। हर्षवर्धन के समय में वल्लभी एक शक्तिशाली व संपन्न राज्य था। वल्लभी जो है कि गुजरात में पड़ता है। उसमें देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी था। हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। वहाँ ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था। इस युद्ध में ध्रुवसेन की पराजय हुई और भड़ोच के राजा दद्दा द्वितीय उनके पास शरण लेनी पड़ी। दद्दा के कहने पर हर्ष ने ध्रुवसेन का राज्य उसे लौटा दिया और ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से करके उसे अपना जमाता बना लिया। अगली विजय है कामरूप की विजय। हर्षवर्धन ने कामरूप, जो कि असम में पड़ता है, के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके उसके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था, किंतु हर्ष ने शशांक को हराने के लिए भास्कर वर्मन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे उसका राज्य वापस कर दिया। भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी। कन्नौज सम्मेलन के दौरान उसने कई हाथी उपहार में दिए। अगली विजय है सिंध की विजय। प्रभाकर वर्धन ने सिंध के राजा को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अराजकता फैल गई और अराजकता का लाभ उठाकर सिंधु ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हर्ष ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करके सिंध पर आक्रमण कर एक प्रभावशाली विजय प्राप्त की। अगली विजय है कश्मीर की विजय। हर्षवर्धन के शासनकाल में कश्मीर का राजा दुर्लभवर्धन था। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 580 से हर्षवर्धन का जीवन काल स्टार्ट हुआ है और 606 में उसने अपने जो 16 वर्ष की आयु में अपने विजय उसने आरंभ कर दी थी। तो उस समय जो कश्मीर के जो शासनकाल के दौरान शासनकाल जो था वो किसका था? राजा दुर्लभवर्धन का। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के एक विहार में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा था जिसमें सदैव रोशनी रहती थी। हर्ष ने कश्मीर के राजा दुर्लभवर्धन को हराकर बलपूर्वक उससे अधीनता स्वीकार करवाई तथा महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत ले जाकर कन्नौज के विहार में स्थापित करवाया, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। अगली विजय है नेपाल की विजय। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष द्वारा बर्फीले प्रदेश में आक्रमण कर विजय प्राप्त की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह नेपाल ही होगा। इसका कारण यह भी है कि नेपाल के शासक अंशुवर्मन, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय काल में जो नेपाल के शासक थे वो अंशुवर्मन थे। उन्होंने राज्य में हर्ष संवत का जो उन्होंने क्या कर रखा था, अपने राज्य में हर्ष संवत का प्रचलन आरंभ किया था, जो यह प्रमाणित करता है कि अंशुवर्मन ने भी हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार किया था। अगली विजय है गंजम विजय। हर्ष की अंतिम विजय जो कि उड़ीसा की थी। यह प्रदेश पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित है। इस क्षेत्र पर हर्ष के आरंभिक आक्रमण सफल नहीं रहे। अंत में 643 ईस्वी में वह इस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि इस समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका समकालीन शासक था। उड़ीसा के 80 नगरों को उसने स्थानीय बौद्ध मंदिर को दान में दिए थे। अब यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, आप देख सकते हो। शब्दार्थ, राज्याभिषेक का मीनिंग क्या है, विहार किसको कहते थे, अराजकता क्या होती थी, संवत क्या होता था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या है हर्ष का साम्राज्य। हर्ष ने अपने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर
पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो हर्षवर्धन के समय काल में जो विजय थी उसकी जो नींव रखी थी वो उत्तर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई थी। विदेशों के साथ संबंध किस तरह के थे हर्षवर्धन के? हर्ष ने विदेशों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए थे। विदेशों से व्यापार होता था, विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे तथा भारत में विदेशी यात्री भी आते थे। परंतु चीनी यात्री ह्वेन सांग भी हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया तथा 8 वर्ष हर्ष के दरबार में ही रहा। ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है